नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इजारेदारी सिस्टम को स्टडी करेंगे। इजारेदारी जो वर्ड है वह इजारा वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लीज या कॉन्ट्रैक्ट। इसको स्टडी करने के पूर्व यह जरूरी है कि हम लोग बैकग्राउंड को समझें। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ट्रिपल अलायंस था उसको डिफीट कर दिया गया। उसके बाद 1765 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दीवानी राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका है। यह हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके। ऐसे में एक चैलेंज है ब्रिटिशर्स के सामने कि दीवानी राइट्स मिल तो गया है, लेकिन हम लोग को किसी प्रकार से ना जानकारी है यहाँ के जमीन के बारे में कि कितना उत्पादन होता है, ना यहाँ का लैंड रिकॉर्ड्स हमको पता है, ना किस प्रकार से लोकल कस्टम्स है उसके बारे में पता है, ना ही किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल का हायरार्की बना हुआ है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को एक आइडिया आया कि हम लोग जो नवाब का जो सिस्टम है उसी को हम लोग यूज कर लें और उसमें सिर्फ सुपरविजन हम लोग बढ़ा दें। अब इसके लिए पहले आप समझिए कि मुगल्स के समय किस प्रकार सिस्टम होता था। उसमें जो सबसे आपका कल्टीवेटर हुए, जिन्हें कि पिसेंट कहते हैं या रैयत कहते हैं, वो सबसे जो है रिवेन्यू से वसूल किया जाना, तो वो सबसे नीचे रहेंगे हायरार्की का। जमींदार के द्वारा उनके द्वारा वसूला जाता था और फिर जो है दीवान के पास जाता था और फाइनली जो आपका ट्रेजरी होता है, इंपीरियल ट्रेजरी, वहां पर जो है आपका रिवेन्यू जमा होता है। अब यहाँ पर जो आपका पॉजिटिविटी देखिए क्या है कि जमींदार क्योंकि लोकल होते थे और उनका जो जमींदारी राइट्स था वह हेरिडेटरी था, यानी कि वह जमींदार है तो उनका अगला जनरेशन भी जमींदार ही रहेगा। इसके कारण क्या है कि एक कस्टमरी टाइज जो है लोगों के साथ बना हुआ था। अब इसी चीज का जो है आपको फायदा जो है मुगल्स के समय आपका होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जमींदार के ऊपर जो है सर्टेन जमींदार के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि एक रिवेन्यू का किस प्रकार से कलेक्शन होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए प्रोविंस के स्तर पर जो है आपका ऑफिशियल्स जो है आपका प्लेस कर दिए, कंपनी का ऑफिशियल्स। ठीक है, अब ये ऑफिशियल्स आपका प्लेस हो गए, यानी कि पूरा हायरार्की सिस्टम तो वही रहा, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक जो है आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल्स को प्लेस कर दिया गया। सर्टेन नाम आप सुनिएगा, जो सूबा में जो आपका दीवान होते थे उसे डिप्टी दीवान हम लोग कहते हैं। तो जैसे बंगाल में अगर आप सुनिएगा तो वहां पर रेजा खान करके डिप्टी जो है आपका दीवान थे जो इसको लीड कर रहे थे, रेजा खान, याद रखिएगा नाम। उसी तरीके से बंगाल बिहार का अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सीताब राय करके है। यह जो है आप कह सकते हैं प्रोविंस के स्तर पे दीवान का काम कर रहे थे, यानी रिवेन्यू कलेक्शन का जो है सारा जो है इन्हीं के देखरेख में हो रहा था। बाकी इनको देखने के लिए फिर जो है कंपनी के ऑफिशियल्स भी होते थे। अब यहाँ पर आप खुद सोच के देख सकते हैं कि जमींदार का तो हेरिडेटरी था तो उनको जो है कस्टमरी राइट्स, लेकिन जब कंपनी के ऑफिशियल प्लेस हो गए तो उनका तो किसी प्रकार से कोई कस्टमरी टाइज नहीं है। उनका तो मात्र एकमात्र फोकस था कि हमको किस प्रकार से जो है रिवेन्यू अधिक से अधिक किया जाना है, ताकि उनका फोकस यह था कि जितना भी रिवेन्यू आएगा उसी से इंडियन गुड्स को हम परचेज करेंगे और उसी को एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन, ताकि हमको किसी भी प्रकार से इंग्लैंड से जो है हमको बुलियन नहीं लाना पड़े, यानी गोल्ड या सिल्वर लाना नहीं पड़े। अब इसी का नतीजा देखिए क्या हुआ कि मात्र एक साल के अंदर जो है आपका जो रिवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है 80% आपका इंक्रीज हुआ। अगर 80 लाख से सीधा 1 ईयर में देखिए 1765 का ये डेटा है 147 लाख। तो यह अगर इतना एक्सोर्बिटेंट अगर जो है इंक्रीज होगा तो सारा का सारा जो है आपका प्रेशर कहां जाएगा, पेशेंट के ऊपर ही जाएगा। तो यही स्थिति जो है यहां पर आपको देखने को मिला। अब इसका जो है रिजल्ट बहुत जल्दी ही देखने को मिल गया कि किस प्रकार से इस जो है एक्सप्लॉइटेशन के कारण जब 1770 में आपका बंगाल में फेमाइन आया तो उस समय जो है बंगाल का पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन जो है आपका भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण जो है अपना जान गंवा दिए। तो यह इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो वहां पर कंपनी के ऑफिशियल बैठे उन्होंने इतना करप्शन किया या इतना एक्सप्लॉइटेशन किया कि जो है 1/3 पॉपुलेशन यहाँ जो है आपका भूख के कारण जो है अपना जान गंवा दिए। अब इसके बारे में जो आप कह सकते हैं एक जो फेमस इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन,
यह कहते हैं कि मात्र 5 साल के अंदर जो है बंगाल जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस होता था। लास्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा किए हैं कि किस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट होता था उसका 60% हिस्सा अकेले बंगाल से होता था, और उसी प्रोविंस का हालत 5 साल में ऐसा हो गया कि वहां का 1/3 पॉपुलेशन जो है भूख के कारण जो है डेथ कर गए। तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल के अंदर जो है कितना मैसिव एक्सप्लॉइटेशन आपको देखने को मिले। लेकिन यहां पर दूसरा एक चीज और देखने को मिलेगा कि अगर आपको लगेगा कि ठीक है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अगर एक्सप्लॉइटेशन किया गया तब कंपनी मालामाल हो गया होगा, लेकिन कंपनी भी मालामाल यहां नहीं हुआ था, कंपनी की भी स्थिति खराब थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेजरी था वह जो है आपका 0% डिविडेंड दे रहा था। डिविडेंड उसको बोलते हैं, अगर जितना कोई कंपनी है जितना उनके शेयर होल्डर्स होते हैं जो प्रॉफिट होता है उसको इसमें जो है आप डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसे में यह निकल के आया कि न कंपनी यहां पर कह सकते हैं अच्छी स्थिति में है, न यहां पर जो लोकल नेटिव पॉपुलेशन है वो अच्छी स्थिति में है, न जो किसान की स्थिति अच्छी है। तो आप इसका मेजोरिटी जो लाभ है वो किनके द्वारा लिया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आप कह सकते हैं कि फुल करप्शन किया और अधिक से अधिक एक्सप्लॉइटेशन किया, इसका नतीजा ये हुआ। अब यहां पर जब इस तरीके की चीज होगी तो जो गवर्नर्स रहेंगे उनके पास प्रेशर आएगा कि आप वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं। तो जब इस तरीके का हुआ तो जो उस समय के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके समक्ष 2 तरीके का चैलेंज, जहां एक तरफ 1770 में यह देखा गया कि सूखा के कारण जो आप कह सकते हैं फेमाइन के कारण क्या हुआ कि पॉपुलेशन 1/3 जो है डेथ कर गया और रेवेन्यू का बेस भी कम हो रहा है। तो यहाँ एक तरीके से, और एक दूसरा तरीके से यह भी पता चला कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जिनको हमने ऑफिशियल को बैठाया सुपरवाइज करने के लिए वह करप्शन में जो है इन्वॉल्व है, वह कंपनी के जगह उनका सारा फोकस है सेल्फ इंटरेस्ट पे, अधिक से अधिक पैसा इंडिविजुअल स्तर पर कैसे कमाया जाए। लेकिन अगर वो दूसरा सिस्टम इजाद करना चाह रहे तो उधर भी उनके समक्ष चैलेंज था कि हाँ जो है अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है कोई हायरार्की नहीं था ऑफिशियल का, क्योंकि वह तो एक ट्रेडिंग कंपनी था। तो उनके पास जो ब्यूरोक्रेसी का एक लेयर होना चाहिए था वह नहीं था। तो इसीलिए जो है दूसरा सिस्टम जो है उनके पास कुछ उस तरीके का सिस्टम भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि आपका जो ब्रिटेन है वहां से लगातार जो गवर्नर थे उनसे पूछा जा रहा था कि आप जो है एक फिक्स अमाउंट बताइए, प्रिडिक्टेबल अमाउंट बताइए कि एनुअल स्तर पे आप वहां से कितना जो है आप जो है एनुअल रिमिटेंस भेजिएगा। तो यह प्रेशर के कारण जो है एक आइडिया जो है आप कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स के सामने आया और उन्होंने जो है इस सिस्टम को जो है यहां पर 1772 में जो है आपका एडॉप्ट किया गया। अब इस सिस्टम के हम लोग फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस सिस्टम में देखिए होता क्या है, ऑक्शन का सिस्टम होता था, यानी कि जो लैंड का जो ब्लॉक है, यह ब्लॉक जो है आप कह सकते हैं किसी जिला स्तर का हो सकता है या सर्टेन पॉकेट्स बना दिया गया था। अब उसमें रिवेन्यू कलेक्शन कौन मैक्सिमम करेगा, आप कह सकते हैं बोली लगा दिया गया। जिस तरीके से आप देखते हैं ऑक्शन होता है, जो सबसे हाईएस्ट बीडर होंगे उनको जो है उसका इजारेदार घोषित कर दिया जाता था, यानी उस जो ब्लॉक हुआ उससे जो अब रेंट वसूली का काम वह इजारेदार करेंगे। लेकिन यह जो कितने समय के लिए करेंगे, तो मात्र जो है यह जो है मात्र 5 साल के लिए दिया गया था, यानी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वह टेम्पोररी था। अब इसमें अगर देखिएगा शामिल कौन होते थे, शामिल इसमें जो है जो स्पेशली जो शहर के जो मर्चेंट्स थे वह होते थे, या फिर जो साहूकार थे जो मनी लेंडर्स थे वो होते थे, या फिर जो करप्ट ऑफिशियल्स है वह भी बेनामी के तरीके से इसमें शामिल हो रहे थे। इस सारे प्रोसेस में हुआ यह कि जो ट्रेडिशनल जो जमींदार थे वह इससे बाहर हो गए। इसका नुकसान किसान को यह हुआ कि जो एक सील्ड के रूप में काम कर रहे थे, जिनके साथ कस्टमरी टाइज थे, वह जो है यहां से सिस्टम से वो बाहर हो गए। यहां पर एक और नुकसान है, जो इजारेदार बने हैं उनके पास जमींदार जैसा सुरक्षा नहीं है। जमींदार को हेरिडेटरी राइट्स था, लेकिन इनके पास जो है किसी भी प्रकार का हेरिडेटरी राइट्स नहीं था, यानी 5 साल के लिए मिला था। तो शॉर्ट समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उनका भी फोकस कहां चला जाएगा कि हमको तो अधिक से अधिक जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उनका उसमें फोकस नहीं गया कि हम किसी प्रकार से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें या सॉइल का फर्टिलिटी के बारे में सोचे कि अधिक उत्पादन हो।
दूसरा एक इसमें एक और फीचर था, जो पेमेंट होता था वो अपफ्रंट होता था, एडवांस में पैसा जो है उनको देना पड़ता था। तो इस तरीके से सिस्टम जो है इसमें चलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए ऑक्शन आप समझिए कि किस प्रकार से होता था। मान लिया जाए कि लैंड का कैपेसिटी जो है एनुअल 5 सेक्स का है। अब बीडर जो शामिल हुआ, मान लिया एक ने प्रोमिस किया कि हम 2 सेक्स दे देंगे, एक ने प्रोमिस किया कि हम 3 सेक्स दे देंगे। जो आप कह सकते हैं कि जो फाइनली जो विनर हुए जो इजारेदार, वह 4 सेक्स की बात की। तो 4 सेक्स तो जो है आपको मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला। तो जो आप कह सकते हैं एक बचा हुआ, वो जो आपका इजारेदार है उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो मान के चलिए ऐसे में किसान के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यही स्थिति आप समझ के चलते, यह एक एग्जांपल है। आप पिसेंट के बारे में सोचिए, जिनकी लैंड होल्डिंग कम होगी उनको तो कुछ बचता ही नहीं होगा। जो कुछ बड़े किसान होंगे उनके पास आप कह सकते हैं सर्वाइवल के लिए जो है कुछ अनाज बचेगा। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि वो फिक्स अमाउंट है और आप फ्रंट लिया जाता था, तो अगर फसल नहीं भी हुआ तो उनसे लिया जाएगा, क्योंकि वो तो फिक्स कर दिया, उन तो बोली लग चुका है। अब उसमें क्या होता है कि किसी साल अगर क्रॉप फेलियर हो गया, क्योंकि इंडिया का जो आपको पता है कि जो कृषि है वह मानसून पर डिपेंडेंट अभी भी है और उस समय भी रहा था। उसके कारण क्या होता था कि उनको उनसे तो रेंट वसूला ही जाता था। इवन फसल अगर नुकसान हो गया है या फसल का उत्पादन कम है तब भी देना पड़ता था। अब उसके चक्कर में उनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था, और मनी लेंडर क्या करते थे कि हाई इंटरेस्ट रेट रखते थे। जब हाई इंटरेस्ट रहेगा तो वो डेप्ट साइकिल में फंस जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये सारा जो चैन है वो एक्सप्लॉयटेशन का बना, जिसके टॉप पर जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी रहा, जो अमाउंट को फिक्स कर दिया। उसके बाद जो है इजारेदार, क्योंकि उनके पास भी किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म जो है विजन नहीं था, लॉन्ग टर्म उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था, इसलिए वो एक्सप्लॉयटेशन में लगे। एक और चीज यहां पर था कि जो इजारेदार जो थे वो ज्यादातर अर्बन सेटल्ड थे। शहर के जो मर्चेंट थे वो हुए, या कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो उनमें शामिल हुए, या मनी लेंडर शामिल हुए। तो जो बाहर रह रहे, शहर में रह रहे, उनको गांव में खुद से वो वसूलने नहीं जाते थे। उन्होंने क्या किया, इसको अपने नीचे एक सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब कॉन्ट्रैक्ट यानी बीच का एक मिडिलमैन होगा। पहले से तो ऐसे ही बिडिंग किया हुआ, ऊपर से इजारेदार खुद भी नहीं वसूल रहे, एक किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को रख रहे हैं। तो आप पूरा जो है आपका वो सब व्यक्ति तो अपना कट रखेगा। इसमें क्या हुआ कि एक लेयर और जो है आपका बढ़ गया। उसके कारण आप कह सकते हैं कि रेंट जो है और इंक्रीज हो गया। अब किसान के पास स्थिति ये हो जाता था कि उनको जो है अगर रेंट देने के लिए नहीं है तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खेती छोड़ दीजिए, उसको आप इविक्ट हो जाएंगे, दूसरे को दे देगा, या फिर आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, या फिर मनी लेंडर के पास जाइए। तो मनी लेंडर के पास जब जा रहे हैं तो वहां पर जो है आपका इशू आ रहा है कि डेब्ट साइकिल में, क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता था। तो यह चीज जो है आपको देखने को मिलेगा, या जो है बीसीएस साइकिल देखने को मिलेगा। अगर इस सिस्टम की हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिविटी के बारे में बात करें, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अगर आप सोचिएगा तो देखिए इनको एक चीज फायदा क्या हुआ कि जो रिवेन्यू था वह गारंटेड मिल गया, क्योंकि वह बोली से फिक्स हो गया था तो वह उनको मिल गया। एक चीज और फायदा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी रहा। इसमें यह हुआ कि उनको किसी भी प्रकार का अपना जो है ऑफिशियल्स का हायरार्की नहीं बनाना पड़ा, और रिवेन्यू कलेक्शन का जो आप कह सकते हैं जो वर्डन है, जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जो आप कह सकते हैं जो इजारेदार है, उन पर रह गया। तो यह जो है उनको कह सकते हैं कि अधिक से अधिक रिवेन्यू आया बिना किसी सिस्टम का, बिना किसी ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज किए हुए। लेकिन वहीं अगर आप निगेटिव की बात कीजिएगा तो देखिए होता क्या था, ओवर बिडिंग हो जाता था। तो लैंड का उत्पादन का तो एक क्षमता होगा, अगर उससे ज्यादा बोली लग जाएगा तो न किसान दे पाएगा, न सब कॉन्ट्रैक्टर उसको कलेक्ट कर पाएगा, और ना वो फिर इजारेदार के पास जाएगा, ना फिर कंपनी के पास जाएगा। तो वो फिर क्या होता था कि वो डिफॉल्ट कर जाते थे, जो है वो पेमेंट देते ही नहीं थे। तो यह एक हुआ। दूसरा क्या हुआ कि बेनामी का इसमें जो है एक आपका बहुत बढ़ गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वह जो है ऑक्शन में जो है वह सेक्रेटरी पार्टिसिपेट करते थे बेनामी नाम से। तो यह जो है इसमें फिर वो प्रोसेस रह गया, जहां से पहले जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल पहले सुपरवाइजरी स्तर पर जो आप कह सकते हैं करप्शन में शामिल थे, वही चीज यहां पर भी स्टार्ट हो गया। अगर हम लोग किसान के तरफ से अगर हम लोग देखें तो देखिए किसान के लिए क्या हुआ कि उनके लिए तो किसी प्रकार का आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ना ही इकोनॉमी को फायदा हुआ।
हम लोग जो है अगर निगेटिव की बात करें तो यह तो मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि जो है रेंट जो है किस प्रकार से अधिक लिया गया, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। प्लस जो है उनको जो एक ट्रेडिशनल जो जमींदार का एक प्रोटेक्शन होता था वह भी इसमें गायब हो गया। उसके बाद जो कम समय के लिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था तो कोई भी इजारेदार को या सब कॉन्ट्रैक्टर को जो है कोई इंसेंटिव नहीं रहा कि हम लोग जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी पर काम करें या फिर इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करने पर करें। यानी एक तरफ जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का स्टेप नहीं लिया जा रहा, लेकिन उससे जो रेंट वसूली है उस पर अधिक फोकस किया जा रहा। तो इस सारे प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सप्लॉइटेशन जो है फार्मर्स का हुआ होगा। उसके बाद किसान के लिए भी जो है उनको टेन्योर सिक्योरिटी नहीं रहा, क्योंकि उनको अगर वो रेंट नहीं दे पाएंगे तो उनको जो है इविक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। यहां तक अब हम लोग इस साइकिल को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता था इस प्रोसेस में कि बीडिंग होता था। तो बीडिंग ही क्या हो जाता था, अनरियलिस्टिक हो जाता था, जो है आपका ओवर असेसमेंट हो जाता था। जितना प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में होता उससे बियॉन्ड हो जाता था। उसके कारण जो है पूरा आप कह सकते हैं कि रेंट एक्सट्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस है र्यूथलेस हो जाता था। यानी आपका कंपनी प्रेशर देगा आपको इजारेदार पे, इजारेदार फिर सब कॉन्ट्रैक्टर पे, सब कॉन्ट्रैक्टर पेशेंट के ऊपर। इसमें जो है आपका जो किसान होते थे उनको जो है पूरा आप कह सकते हैं रेंट का जितना भी प्रेशर होगा वो उनको झेलना पड़ता था। अब किसान के पास दो तरीके का चैलेंज होगा, या तो वो मनी लेंडर के पास जाए या फिर वो जमीन छोड़ के चले जाते थे। तो हुआ क्या कि बहुत सारे जो किसान थे जो खेती करते थे वो अपने गांव को ही छोड़ के आप कह सकते दूसरे जगह चले जाते थे इस जो प्रोसेस है उसे बचने के लिए, या फिर दूसरे जो प्रोफेशन है उसमें वो अपने आप को इंगेज करने लगे। जब खेती छोड़ के लोग जाने लगे और उसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ा, तो उसके कारण क्या होगा, खेत अगर खाली रह जाएगा तो कोई उसका रेंट तो मिलेगा नहीं। तो ओवरऑल क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जो है कम रिवेन्यू जाएगा। तो जब कम रिवेन्यू जाएगा तो वो फिर क्या करेंगे कि जिस तरीके से वो बोली लगाते समय तो जितना प्रोडक्टिविटी था उससे अधिक लगा लिए, इन्फ्लेटेड आप बीट कर रही है लेकिन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जब पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी के पास जो है रिवेन्यू जो है कम आएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये वीसीएस जो है आपका साइकिल बना, इसको आप समझ सकते हैं। उसके आगे देखिए जब ये सिस्टम फेल हो गया तो फिर वारेन हेस्टिंग्स ने ये कहा कि भाई इस जो 5 साल है इसको घटा के हम लोग 1 साल करें, इससे हम अधिक से अधिक रिवेन्यू कर सकते हैं। तो यह जो उनका लॉजिक था आप कह सकते हैं फ्लॉड लॉजिक था। और इसलिए आप सोच के देखिए ना कि जो इजारेदार है 5 साल में उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो वो 1 साल में कैसे इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि उनको मात्र पता है कि मात्र 12 महीने के लिए हमको मिलेगा और ओवर बिडिंग करके चले जाएं तो उनको तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए क्या है कि ये सिस्टम भी जो है उनको अधिक जो है बेनिफिट सिस्टम को नहीं दिया, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट इसमें था, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी राइट्स जो है नहीं मिल रहा था किसी को, ठीक है। इसीलिए जो है वो लोग जो है अपने धीरे धीरे जो है आप कह सकते हैं कि दूसरे सिस्टम की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। अब हम लोग थोड़ा सा अगर कंपैरिजन कर लें अगर, ताकि आपको समझ में आए, तो मुगल के समय देखिए हम लोग जैसा चर्चा किए कि जमींदार जो है हेरिडेटरी रूप से उनको जो है राइट्स प्राप्त होता था वो करते थे, प्लस जो है आपका इजारेदारी सिस्टम है जो हाईएस्ट बीडर है वो करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां पर कि जमींदार को जो है हेरिडेटरी राइट्स दे दिया गया, जब वहां जो है लैंड का इनको ओनर ही बना दिया जाता है, तो इनके पास सबसे अधिक इंसेंटिव है। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ये लेंथ की बात कीजिएगा तो इसमें जो है जनरेशनल था, मतलब हेरिडेटरी था मुगल के समय भी, इसमें तो मात्र 5 साल के लिए था, उसमें जो है आपको ओनर बना दिया गया परमानेंट सेटलमेंट। तो यह जो है आपका हमेशा के लिए फिक्स हो गया। ध्यान रखिएगा मुगल के समय जो है उनको सिर्फ जमींदारी राइट्स जो है आपका परमानेंट कर सकते हैं हेरिडेटरी था, यहाँ पर लैंड ओनरशिप दिया गया परमानेंट सेटलमेंट। तो ये दोनों फर्क। इंसेंटिव अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मॉडरेट है क्योंकि इनके जमींदारी राइट्स जो है हेरिडेटरी है। उसी तरीके से इजारेदारी में तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मात्र 5 साल के लिए मिला। परमानेंट सेटलमेंट की बात कीजिएगा तो क्योंकि ओनरशिप इनको मिला है तो यहाँ पर उनके पास इंसेंटिव जो है हाई है। अब इसका जो है देखिए, इसको अगर हम लोग जो है लास्ट में समझने की कोशिश करें तो जब ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिला वह एक हिट एंड ट्रायल मेथड के रूप में जो है आपका इजारे सिस्टम जो है यहाँ पर ट्राई आउट हुआ। फाइनली जो है आपका 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट आता है उसके बीच में इजारेदारी सिस्टम या एनुअल जो
रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो ट्राई आउट हुआ। अब इसमें यह चीज उनको समझ में आ चुका था कि जिस प्रकार से इजारेदारी सिस्टम फेल हुआ या 1 ईयर जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वह जो फेल हुआ, उससे इनको यह चीज समझ में तो आ गया था कि जब तक जो है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देंगे तब तक इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो नहीं सॉइल के फर्टिलिटी पर किसी प्रकार से काम होगा, न इरिगेशन पर किसी तरीके से काम होगा। जब प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा तो फिर जो है पूरा हम रेवेन्यू, हमारा जो बेस है वो कम ही रहेगा। तो एक ऐसा सिस्टम बनाए जाने की जरूरत है जिसमें कि जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो हेरिडेटरी जो है रहे, और एक इंसेंटिव उनके पास रहे कि वो जो है सॉइल की फर्टिलिटी या जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है स्टेप्स ले सके। तो ये सारा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा आपको परमानेंट सेटलमेंट के पॉजिटिव साइड में। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें भी जो बहुत तरीके के निगेटिव्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सिस्टम जो है लैंड रेवेन्यू का शुरुआती दौर में किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है कलेक्शन किया जाता था। आगे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट पढ़ेंगे, उसके आगे जो है हम लोग महलबारी और रैयतबारी सिस्टम को भी समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के सिस्टम डेवलप किए गए थे, उनके अपने जो है कारण थे, उसको हम लोग बारी बारी से डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सब में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो काइंडली जो है लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर कमेंट है तो जरूर बताइए, हम लोग उसको आगे वीडियो में शामिल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।